हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आईएएस विथ अरिहंत पे। तो चलिए सभी लोग फटाफट एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। सेशन को लाइक शेयर कर देंगे बच्चे, तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय पीवाईक्यू के क्वेश्चन पे डिस्कशन, साथ साथ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें देख रहे हैं। और ये जो पूरी की पूरी चीज आपको दिखाई जा रही है, मैं बता दूं कि आपको इस बुक से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। अरिहंत प्रकाशन ने पहली बार इस समय आपके लिए क्या किया है, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से पहली बार क्या किया है, आपके लिए सारी सीरीज लॉन्च की है। जैसे भारतीय इतिहास का, भारत एवं विश्व के भूगोल का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का और सामान्य विज्ञान का। इस बुक की स्पेशलिटी आपको बता दें, इसमें सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं और पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ रखे गए हैं। अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। इस बुक के एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ में जो रही सही कसर रहेगी वो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या किए गए हैं, टिपिकल प्रश्नों के नॉलेज प्लस के साथ साथ रिवीजन पीवाईक्यू ये किया गया है। फ्री यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, साथ साथ में यहाँ पर एरर फ्री आपको पूरी तरह से ये व्याख्या दी गई है, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलें हम लोग फटाफट अपने अगर सेशन की शुरुआत कर लें। तो चलिए बच्चे यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था, कुछ रह गए थे। आज उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, आज आर्यन सिविलाइजेशन के भी कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलें सेशन की शुरुआत करें। देखिए जैसे यहां पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्यों की? क्योंकि यहां पे पूछा क्यों ये गैर आर्य सभ्यता मानी जाती है, यानी आर्यन से रिलेटेड नहीं मानी जाती है। वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। क्यों यहां पर ये सेपरेट मानी जाती थी, आर्य सभ्यता से भिन्न? यहाँ पे सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपकी, क्यों मानी जाती है? तो बच्चे आप सभी लोग को पता है ए करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आर्यन सिविलाइजेशन है, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता कैसी है भाई? आर्य सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, ग्रामीण सभ्यता सभ्यता के तौर पर मानी जाती है। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है, सभ्यता, यह मूलतः क्या मानी जाती है? एक अर्बन सिविलाइजेशन यानी नगरी सभ्यता के तौर पर मानी जाती है। जैसे सभ्यताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अर्बन सिविलाइजेशन होता है और एक रूरल सिविलाइजेशन होता है। तो अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्यन सिविलाइजेशन आपकी क्या थी? रूरल सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये एक सभ्यता का काफी बड़ा अंतर। देखो हड़प्पा सभ्यता में हमें नगर तो मिलते हैं, नो डाउट नगर यहाँ पे काफी मिलते हैं हम लोग को, लेकिन अगर मेजर तौर पर देखेंगे तो केवल 7 ही शहर आपके मेजर तौर पर माने जाते हैं। जैसे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस बुक में कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, उन्होंने किसी प्रकार के ग्रामीण सभ्यता की स्थापना नहीं की थी। यहां पर थोड़ा सा ये पॉइंट यहां पर देख लेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा आदि के प्रमाण, यहाँ सड़कों का निर्माण, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते थे, 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जबकि आर्य संस्कृति मूलतः एक पशुचारी और ग्रामीण संस्कृति हुआ करती थी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है कि हम इसे आर्यों से पहले रखते हैं? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभांड। अगर यहां पर देखें तो कहा जाता है कि आर्यों से पूर्व रखने की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए लिपि तो थी, कॉपर का दोनों को ज्ञान था, टाउन प्लानिंग दोनों में थी, क्योंकि वो भी पूरी तरह से नगर नियोजन तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी रूरल सिविलाइजेशन थी, तो वो शहरों को तो बसाते नहीं थे, ग्रामीण सभ्यता के तौर पे थे। लेकिन यहाँ पर जो मृदभांड दोनों के हैं ना, इन मृदभांडों में काफी
बड़ा अंतर पाया जाता है। मृदभांड के आधार पर क्या किया गया है, इनका डिवीजन किया गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, मृदभांड है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने को सिद्ध करते हैं। जैसे यहाँ के मृदभांडों पे क्या किया गया है, काले और लाल मृदभांड, काले जो मृदभांड होते थे, ठीक है, लाल और काले मृदभांडों पे क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है, चित्र उकेरे गए हैं, जो क्या करता है, इस सभ्यता को आपके आर्य सभ्यता से भिन्नता प्रदान करता है, याद रखेंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए हैं उन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देखें, नीला, हरा, नीला, पांडु या लाल, लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लाल रंग का और साथ साथ में आपका पिंक कलर भी याद रखेंगे, गुलाबी, ठीक है, गुलाबी रंग का भी इस पर प्रयोग किया गया है, यानी पिंक कलर का भी इसके बर्तनों पर प्रयोग किया गया है। एक्सप्रेशन देखें, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था, इसके अतिरिक्त गुलाबी रंग का भी प्रयोग बर्तनों पर किया गया है। इन पर अलंकरण प्रायः काले रंग से हुआ है। सॉरी, मृदभांडों पर हड़प्पा लिपि भी मिलती है, इस पे मृदभांडों पर हड़प्पा लिपि भी मिलती है। जैसे बर्तन, साधारण स्त्रियां, थालियां, घड़े के ढक्कन प्रमुख है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर मछली पकड़ते हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है। नीचे एक लोमड़ी का चित्र अंकित है और यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा, कहां से ये जो एविडेंस मिला है पंचतंत्र वाला, याद रखेंगे, लोथल से प्राप्त हुआ है। हम लोग कहां से, लोथल से यह प्राप्त हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे, लोथल से प्राप्त यह एविडेंस प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट असत्य है, बताना है आप लोगों को। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे के प्रयोग से परिचित थे। तो हम सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये क्या हो गया, ये असत्य कथन हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सोना यानी गोल्ड से परिचित थे, चांदी यानी सिल्वर से परिचित थे, तांबा यानी कॉपर से परिचित थे, ठीक है। इसके अलावा कांसा, एक नई धातु जो पहली बार यहां पे प्रयोग की गई, इससे परिचित थे, लेकिन आयरन से परिचित नहीं थे, ये बिल्कुल याद रखेंगे। सॉरी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के बारे में कथन डी असत्य है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। लौह युग उत्तर हड़प्पा सभ्यता के बाद आया। भारत में लौह युग का प्रारंभ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व 1800 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया, सबसे पहले कहां पे किया गया, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। वस्त्रों के उद्देश्य से कपास की खेती पहली बार पूरे विश्व में भारत में हम लोग को दिखाई देता है। देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले भारत में किया गया। सूती वस्त्रों के अवशेष से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। यहाँ से बुने हुए कपड़े के एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ये याद रखिएगा, बुने हुए कपड़े के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। इसलिए माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग क्या करते थे, कपास के उगाने से परिचित थे, ठीक है। और साथ साथ इस कपास से क्या करते थे, सूत बनाते थे और सूतों से ये बुने हुए कपड़े भी बनाया करते थे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यूनानी सिंध क्षेत्र को क्या कहते हैं, सिंडन, सिंडान या सिंडस कहते हैं। और सॉरी, ये किससे, सिंधु शब्द से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने टाउन प्लान के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। कूट के अनुसार अपने उत्तर का चयन करना है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2003 का ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस लिए जानी जाती है, इस संदर्भ में आप लोग को बताना है। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने टाउन प्लान के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अपने शहरों के लिए, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य से भली भांति परिचित थे, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था कृषि के अतिशेध उत्पादन पर आधारित वाणिज्य व्यापार की ओर झुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। और अपने उद्योगों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे उद्योग धंधे भी हम लोग को दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी, इन सभी बातों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नामक नगरीय स्थल, कृषि संबंधित कार्य तथा अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो भाई पशुपति शिवा, पशुपति की यानी पशुपति शिव, शिव की पूजा किया करते थे। इसे पशुपति कहां से मिला है, पशुपति शिव वाली एक मुहर मिली है हम लोग को। मुहर कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो से आपको ये पाई गई है, बिल्कुल याद रखेंगे, मोहनजोदाड़ो से पाई गई है पशुपति शिव के अंकन वाली मोहर, जिसमें एक व्यक्ति को एक सील पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 सींग वाला एक मुकुट धारण किया हुआ एक व्यक्ति बैठकर क्या कर रहा है, यहाँ पर योगासन की मुद्रा में यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसके आसपास कुछ पशुओं की आकृति बनी हुई है, जिसके आधार पर किसने, मार्शल महोदय ने, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, किसने कहा है, तो इसके संदर्भ में मार्शल क्या कहते हैं, ये मार्शल का कहना है, मार्शल महोदय के अनुसार यह पाशुपति शिव का आदि रूप माना है। ठीक है, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब कैसे हैं, ये सारे देवता आपके वैदिक काल के हैं। वैदिक काल में इनका कॉन्सेप्ट आता है, बिल्कुल याद रखेंगे, वैदिक काल से हो जाएंगे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। इनकी पूजा जंगलों एवं पशुओं के देवता के रूप में की जाती थी। इन्हें योगी की मुद्रा में प्रदर्शित किया गया, सिर पर सिंह मुकुट जैसा कि मैंने बताया। बाकी जानवर गैंडा, बाघ, हाथी, भैंसा को बैठे हुए दिखाया गया है। पैरों के नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, पशु के अवशेष, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपको समझ में आएगा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो याद रखेंगे, शेर के एविडेंस हम लोग को नहीं मिले, शेर के, गाय के एविडेंस मिले हैं, घोड़े के एविडेंस मिले हैं, लेकिन मुहरों पर गाय और घोड़े का चित्रांकन नहीं है, ऊंट का चित्रांकन नहीं है, शेर का चित्रांकन नहीं है। लेकिन गाय से यहाँ पे परिचित थे लोग। तो पूछा गया किसके अवशेष नहीं मिले हैं, तो हम लोग को किसको, शेर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं, जबकि बाघ का मिला है। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक श्रृंगी पशु वाला गेंडा तथा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। एक श्रृंगी पशु जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, कुछ लोग इसे यूनिकॉर्न कहते हैं, जबकि गैंडा या राइनासोर ये अलग हो जाता है। लेकिन यूनिकॉर्न के तौर पर इसे मान्यता दी जाती है कि यह एक यूनिकॉर्न था, जिसको एक श्रृंगी पशु कहा गया है। सॉरी, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की बात करें, किस चीज में बिलीव करते थे, तो देखिए, आत्मा और ब्रह्म के उनके कॉन्सेप्ट का हमें कोई जानकारी नहीं मिलता। कर्मकांड क्या होते थे, कोई जानकारी नहीं मिलती। यज्ञ प्रणाली के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। हाँ, यज्ञ वेदियां, हवन कुंड पाए गए हैं, जैसे लोथल से और कालीबंगा से,
लेकिन वो इस बात के प्रमाण नहीं है कि यहाँ पे यज्ञिक कर्मकांड हुआ करता था। हाँ, मातृशक्ति में इनके विश्वास का पता चलता है। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, समाज कैसा था? समाज मातृसत्तात्मक समाज था। समाज दो तरह का होता है, एक पितृसत्तात्मक समाज होता है, एक मातृसत्तात्मक समाज होता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वह मैट्रियोकल यानी मातृसत्तात्मक समाज माना जाता है। इसका आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़ी मात्रा में मातृदेवी की या मदर गॉड की मूर्तियां पाई गई है। इसके आधार पर कहा गया कि यहाँ का समाज कैसा होगा? मातृसत्तात्मक रहा होगा। क्योंकि जिस प्रकार का समाज होता है उसी प्रकार के समाज में देवताओं की पूजा की जाती है। जैसे वर्तमान समाज हमारा कैसा है? पितृसत्तात्मक, तो पुरुष देवताओं की प्रधानता है। जब समाज मातृसत्तात्मक होगा तो मातृ देवियों की प्रधानता अधिक हो जाएगी। इसी आधार पर कहा गया है। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। मोहरों पर अंकित चित्र से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चरहुंदड़ो आदि स्थलों से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली है। सिंधु सभ्यता की मोहर के ऊपर अंकित नारी मूर्तियों के सिर पर पंखे के समान फैला हुआ आवरण, इन नारी मूर्तियों को लड़ियों वाला हार, चूड़ियां, मेखला, कर्णफूल आदि पहने हुए दर्शाए गए, यानी पूरी तरह से मेकअप युक्त। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेकअप की कला से भली भांति परिचित भी थे। अगला देखते हैं, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान नहीं था? कुओं के निर्माण का, खंभों के निर्माण का, नालियों के निर्माण का, मेहराब के निर्माण का। तो देखिए जो ये एमपी पीसीएस प्रीलिम 2009 का, तो यहाँ पे देखें तो हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान नहीं था पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चे याद रखेंगे कुओं का निर्माण, बिल्कुल एविडेंस मिले हैं हम लोग को। कहाँ से मिले हैं भाई? मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला है, लगभग हर प्लेस से घरों या घर के आसपास कुएं के एविडेंस पाए गए। यहां पर खंभों के पिलर का निर्माण का एविडेंस, पिलर्स नहीं पाए गए, बल्कि इनको मकानों को क्या किया गया? सस्तीर पे बनाया गया है, यानी कि छत पर बेस देकर बनाया गया है। ऐसे छत पर बेस दिया गया है, इसे सस्तीर सिस्टम कहा जाता है। और ये दीवाल है, ऐसे करके बनाया गया है, इनके भवन को बनाया गया है। बट इन्हें पिलर, इस तरह के पिलर जैसे एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं। नालियों का निर्माण, हड़प्पा सभ्यता की नालियां कहा जाता है कि तत्कालीन विश्व की बिल्कुल अलग व्यवस्था थी, जैसा ड्रेनेज सिस्टम हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। मेहराब का निर्माण, मेहराब यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर कह लें, इस प्रकार की कला से हड़प्पा वासी भली भांति परिचित थे। याद रखेंगे, जैसे मेहराबों के निर्माण से ये लोग इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनाए जाते थे, ठीक है, इसके निर्माण से ये लोग परिचित थे, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाना जानते थे। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग खंभों के निर्माण का ज्ञान नहीं था, यानी पिलर्स के निर्माण से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां, एक मतलब यज्ञ वेदियां मैंने बताया था, पर प्राप्त हुई हैं। हड़प्पाई सभ्यता में जल निकास के लिए नालियों की अत्यंत कुशलता और दूरदर्शिता के साथ बनाया गया था। टोडेदार मेहराब और स्नान घरों के निर्माण में वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। हड़प्पा वास्तुकला में एक रसता और समानता भी दिखाई देती है, बिल्कुल याद रखें। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला। तो लेखन कला ये मत याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि लेखन कला की शुरुआत मानी जाती है सुमेरियन सभ्यता से। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरिया कहां से? तो यह पार्ट ऑफ किसका है? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक पार्ट है, याद रखेंगे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है सुमेरियन सभ्यता, यहां से ये एविडेंस मिलते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरिया के लोगों ने 3000 ईसा पूर्व में ही
लिपि का आविष्कार कर लिया था। यहाँ के लोगों को रसायन, वनस्पति विज्ञान सहित गणित की भी जानकारी थी। इसकी लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल था और इनकी लिपि को क्या कहते थे, क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि कहा जाता है। किलाक्षर लिपि के नाम से इसे जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पे मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये आपके राजस्थान पीसीएस में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि किस पशु की यहाँ पे अंकन से ये ज्ञात होता है कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। एक तो दिया गया है घोड़ा, दूसरा दिया गया है गधा, बैल या हाथी। तो यहां पर देखें तो घोड़ा हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं था, तो घोड़े को बाहर करेंगे। गधा का कोई मतलब नहीं है, हाथी का कोई मतलब नहीं है, बचा ऊबड़ वाला बैल। ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया में दोनों जगह से कुछ मुहरें पाई गई हैं जिस पर देखा गया है कि कुबड़ वाले बैल का अंकन किया गया है, जिसके आधार पर यह चीजें प्रूफ की जाती हैं। मोहरों पर मिली बैल की आकृति से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सरगोन युग से ही था। सारगोन एक शासक था, उसी के टाइम से माना जाता है। हम्मा नामक स्थल से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सींग वाले वृषभ बैल का चित्रण है। इसे भी संधव सभ्यता के संपर्क का परिणाम माना गया है। यहाँ के कुछ भित्तीय चित्र जिन पर बैल तथा मनुष्य के युद्ध का दृश्यांकन है, जो मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित कुछ चित्रों के समान है, यह सब घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का ही परिणाम प्रतीत होता है। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त सैंधव लोगों का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, बहरीन, मिस्र। यहाँ पर मैंने बताया था आप लोग को, जैसे यहाँ पर कुछ आपके अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में जैसे जो मेसोपोटामिया से मिले हैं, यहाँ पर हड़प्पा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, मेलुआ। जबकि बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। यहाँ पर बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। और माना जाता है कि आपके मकरान का भी लिख लेंगे, मकरान क्षेत्र को मगन कहा गया है, मगन। तो इन बातों का यह प्रमाण है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वाणिज्य व्यापार होता था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, ये बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा गाय। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं, मुहर, इन मुहरों पर क्या हुआ है, तो याद रखेंगे गाय का अंकन नहीं है, घोड़े का अंकन नहीं है, साथ साथ में शेर का अंकन नहीं मिलेगा और शेर का यहां से एविडेंस भी नहीं प्राप्त हुआ है। तो गाय, घोड़ा, शेर और ऊंट, हालांकि ऊंट से यहाँ के लोग परिचित थे, लेकिन ऊंट का यहां से एविडेंस नहीं मिला है। ऊंट का एविडेंस यहां से इनकी मुहरों पर इन चार पशुओं का अंकन नहीं पाया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं था। गाय को वैदिक युग में महत्ता मिली। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा आकृतियों पे हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि का अंकन प्राप्त होता है, लेकिन उन चार पशुओं का अंकन प्राप्त नहीं होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं।
हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यानी हड़प्पाकालीन स्थलों से कौन सा मेटल नहीं मिला है, सभी को पता है आयरन यहां से नहीं मिला है। मैंने पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन में बताया था कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किसका आयरन की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक ब्रोंज सिविलाइजेशन थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता से सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातु की प्राप्ति, किंतु लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे क्योंकि भारत में लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता के बाद आने वाले उत्तर वैदिक युग से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भारत में लोहे की जानकारी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। और इसके एविडेंस कहां से मिले हैं, जो पुराने एविडेंस है वो बताते हैं अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा बताते हैं। खेड़ा कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एटा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन नए जो रिसर्च बता रहे हैं वो राजा नाल का किला, राजा नाल का किला कहां पे है भाई, ये बनारस के पास राजा नाल के किले से कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं, याद रखेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण कहां से पाए गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का जैसे एक स्थल है कुड़ाल, कुड़ाल नामक स्थल से 2 चांदी के मुकुट पाए गए, चांदी के मुकुट, 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए। साथ साथ में देखें, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में धातु कर्म उन्नत अवस्था में था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि धातुओं की जानकारी थी। ये लोग चांदी का आयात कहां से, ईरान से करते थे। सीसा ईरान से मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान की खेतड़ी खानों से, बलूचिस्तान से और ओमान से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से बनाया जाता, सोना साउथ इंडिया में कर्नाटका, अफगानिस्तान और ईरान से, टिन कहां से, अफगानिस्तान और ईरान से, लाजवर्त एक पत्थर होता था मेसोपोटामिया से, गोमेद पत्थर कहां से, सौराष्ट्र यानी गुजरात वाले सेक्शन से मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर कौन से कथन सही नहीं है, सही नहीं है यानी कि गलत है, बताना है आप लोग को, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर कौन से कथन सही नहीं है, जो एविडेंस मिले हैं उसमें से गलत बताना है आप लोग को। सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे। सड़कें औसतन 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, ये एवरेज कहा गया है 10 मीटर तक। अब इसमें से रॉन्ग कौन कौन सा है, सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता था, गलत स्टेटमेंट। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, गलत स्टेटमेंट। मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर तक चौड़ी होती थी, ये आप करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग से पूछा गया कि इसमें से सही नहीं है, तो सही नहीं है तो 1 और 2 आपके सही नहीं है। अब देखिए, सभी निर्माण कार्यों में एक आकार की ईंट का उपयोग नहीं होता था। हाँ, सामान्यतः या अधिकांशतः आप कह सकते हैं, अधिकांशतः जो यूज होता था वो 4 संबंधे 2, यहां पर याद रखेंगे 4 संबंधे, यहां पे थोड़ा सा मिट नहीं रहा है, ठीक है, 4:2:1 के आकार की ब्रिक्स यानी ईंटों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी जगह इसी आकार के ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे यहां से हम लोग को आयताकार ईंटें भी मिली हैं, आयताकार भी मिली है, प्लस वर्गाकार भी मिली है, वर्गाकार ईंट भी मिली है, प्लस वक्राकार ब्रिक्स भी पाई गई है। तो कई शेप और साइज में ईंटें पाई गई हैं, लेकिन मैक्सिमम
इस सेज में यानी 4:2:1 के आकार की ईंटें ज्यादा पाई गई। इसमें चूंकि क्वेश्चन में कह दिया निर्माण कार्यों के एक ही आकार का, नहीं, एक शेप का ईंट प्रयोग नहीं किया गया। सभी घर एक मंजिला बनाए, नहीं, यहां से सिंगल नहीं डबल और ट्रिपल स्टोरी तक मकान बनाए जाने के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। डबल से लेकर ट्रिपल स्टोरी तक के मकान बनाए के एविडेंस और साथ साथ में इन पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के यहां पर एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है, सड़कें मुख्य सड़कें और सॉरी 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये चूंकि यहां पर एक शब्द का यूज किया गया है एवरेज, औसतन कहा गया है, तो औसतन यहां पे बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो सबसे चौड़ी सड़क मिली है वो 10 मीटर तक की चौड़ी है। तो इस आधार पर ऑन एवरेज कहें तो औसतन एवरेज हम लोग को 10 मीटर तक हड़प्पा सभ्यता की खुदाई मिले औसतों के आधार पर कथन एक और वो सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के लिए अनेक आकार की कच्ची और पक्की मिट्टी के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहां पर मकान मुख्यतः एक से अधिक मंजिला होते थे। कथन 3 सही है। सिंधु सभ्यता की सार्वजनिक चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त जिसकी चौड़ाई 10 मीटर तक होती थी, बिल्कुल याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जरा फटाफट। यहां पर भाई मुझे कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट एक बार कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बताइए यहां की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? देखिए कला, वास्तुकला, कला और वास्तुकला यहां पे विशेषता तो है। प्रथम असली मेहराब, इसका तो कोई मतलब नहीं है। पूजा स्थल का कोई एविडेंस नहीं मिला हुआ है। कला और वास्तुकला के अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें तो पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी कि जो आग में पकी हुई ईंटों से जो इनकी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो यहाँ की स्पेशल यहाँ पर विशेषता के तौर पर दर्शाती हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, स्पेशल यहाँ पर विशेषता की ओर तौर पर दर्शाई जाती हैं, क्योंकि इन भवन को बनाने में कच्ची पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट डिजाइनिंग के एविडेंस मिले हैं जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में अपना स्थान रखते हैं। कला और वास्तुकला विशेषता के तौर पर यहाँ पर हमें नहीं उतना दिखाई देता जितना यहाँ पर पक्की ईंटों से बने बिल्डिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता पक्की ईंटों से बनी इमारत है। 3000 ईसा पूर्व के आसपास, 3000 ईसा पूर्व के आसपास वहां शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हड़प्पा सभ्यता कि शहरों का सामान्य विशेषता व्यवस्थित नगर नियोजन, पक्की ईंटों का प्रयोग, जल निकास प्रणाली तथा बृहद निर्माण यानी बड़े बड़े भवनों का निर्माण है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट को तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल आ गया है और यहाँ से टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो भाई ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये युद्ध प्रिय नहीं थे और घोड़ों से रथों का प्रयोग इनके यहाँ से कोई एविडेंस हम लोग को, हालांकि इक्का गाड़ी तो मिली है, इक्का गाड़ी का एविडेंस मिला है, बैलगाड़ी का एविडेंस मिला है, लेकिन रथ जैसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो एक केवल 2 इसमें सही है। देवी और देवताओं दोनों की पूजा से ये लोग परिचित थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देवियों और देवताओं दोनों की पूजा से ये लोग परिचित थे। बिल्कुल केवल 2 इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें मातृ देवी की उपासना से भी परिचित थे और पशुपति शिव की भी उपासना से परिचित थे। कृष्णांजलि में कोई भी कथन सही नहीं। हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां यहाँ परिलक्षित होती हैं। पुरुष देवता पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष, प्रति
पशु जल इत्यादि की पूजा की। धार्मिक दृष्टि से आधार ये लौकिक था, व्यवहारिक था। किसी हड़प्पाई स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और ना ही हड़प्पा सभ्यता में घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, यहां पर स्पेशल नॉलेज क्या दिया गया है, वास्तु, भवन, सड़क इत्यादि निर्माण के संदर्भ में ईंटों का प्रयोग इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब इसमें से कौन से कथन सही हैं? ये आईएएस 2011 और एमपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जरा फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसमें सही जवाब? तो भाई यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, लौकिक यानी जो दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप में, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। बिल्कुल करेक्ट है। धर्म का पक्ष था लेकिन धार्मिक रूप से रिजिड नहीं थे, यानी वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल यहाँ पे कपास के एविडेंस हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, तो इससे वस्त्र बनाए जाने के यानी 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दोनों कथन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक सभ्यता थी परंतु सिंधु वासियों का धार्मिक दृष्टिकोण लौकिक तथा व्यवहारिक था। धार्मिक दृष्टिकोण कैसे था? लौकिक और व्यवहारिक। यद्यपि यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे परंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। यहाँ कपास के साक्ष्य बलूचिस्तान के सुर्तकेंडोर से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास को उत्पन्न कराने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, इसलिए सेंडॉन नाम दिया। कपास के अतिरिक्त यहाँ चावल, गेहूं, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल इत्यादि के भी एविडेंसेस पाए गए हैं। अगला देखें, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यूपीपीसीएस मेंस 2004 का क्वेश्चन है। इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों थी भिन्न, ये आपके सामने पूछा गया है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो भाई क्यों थी भिन्न? तो इनके पास, इन दोनों में भिन्नता का, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के बीच भिन्नता क्योंकि ये पूरी तरह से शहरी थी और ये पूरी तरह से ग्रामीण थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। बिल्कुल, इनके यहाँ पिक्टोग्राफिक लिपि हम लोग को मिलती है। ठीक है, वैदिक आर्यों के पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यहां पर देखें, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्यों भिन्न थी? सिंधु संस्कृति के संदर्भ में पूछा गया है, तो इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल करेक्ट है, यानी उपयुक्त सही। हालांकि देखिए, रक्षा शस्त्रों की बात करें तो बहुत नॉमिनल मात्रा में शस्त्र उपकरण पाए गए, इसलिए कहा जाता है हड़प्पा वासी क्या थे? युद्ध प्रिय नहीं, शांत प्रिय हुआ करते थे। तो यहां से थोड़ा सा जो युद्ध के आपके कह लें कि जो टूल्स होते हैं या फिर हम कह लें कि जो वेपन्स होते हैं, वो यहां से अभाव पाया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोहा तो यहाँ बिल्कुल नहीं मिला है। रक्षा शस्त्रों के थोड़े बहुत एविडेंस जरूर मिले। सिंधु घाटी संस्कृति एवं वैदिक सभ्यता के मध्य भिन्नता के संबंध में विकल्प बी सही है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित शहरी जीवन की सुविधाओं से संपन्न थी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक या चित्रलेखी थी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं या भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे तथा रक्षा शस्त्रों का ज्ञान नहीं था। इनके अतिरिक्त स्पेशली लोहे का ज्ञान यहाँ के लोगों को नहीं था। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मैट्रियोकल सोसाइटी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इनको लिपि को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसकी लिपि को पढ़ा जाता है। इस काल में विपुल साहित्य की रचना हुई। वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था। वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, याद रखेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो भाई यहां पर पूछा गया है कौन कौन से कथन सही है। एमपीपीसीएस प्रीलिम 2008 का क्वेश्चन है। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये धातुओं के प्रयोग से परिचित थे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब आपका 1 और 2 इसमें क्या हो गया, यहां पर सही जवाब हो गया। कैसे हो गया भाई? हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था, गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग सोना से परिचित थे, गोल्ड के एविडेंस मिले हैं, चांदी से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, कांसे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, टिन का भी प्रयोग करना है, तो ऐसे मेटल से ये भली भांति परिचित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल प्रमुख स्थलों में से आते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर, बिल्कुल आप लोग को पता है कि इनके शहर क्या थे, ग्रिड सिस्टम या जाल प्रणाली पर बने हुए थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती थी, क्रॉस कर देती थी। अगर यहां पर हम लोग देखें तो इनकी सड़कें क्या करती थी, 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी और ग्रिड सिस्टम या जाल प्रणाली पर इनके नगर बसे थे। व्यवस्थित नालियों की व्यवस्थाएं थी। तो ये 1 और 2 बिल्कुल सही होगा। ए दिए गए कथनों में से 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, जिनमें से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में तथा कालीबंगा राजस्थान में स्थित स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी। सड़कें, ठीक है, नालियां हम लोग को यहाँ पे ढकी हुई मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कथन नंबर 3 सही क्यों नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन इस धातु के अतिरिक्त वे अन्य धातुओं से परिचित थे। जैसे टिन को मिलाकर इन लोगों ने क्या बनाया, कांसा तैयार किया था। बिल्कुल याद रखेंगे। इसका विविध वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इस बुक में कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी की घाटी की सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को हम लोग नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन या नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहाँ पे नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन या नील नदी की सभ्यता के नाम से, या मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी के तट पर पनपी। इस सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक, बहुदेववादी और मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इस सभ्यता का प्रसार 3400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। ये थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर क्या किया गया है, एग्जैक्ट करके आपसे ये स्टेटमेंट पूछा गया है, एग्जैक्ट करके बताना है। तो यहां पर देखें तो जो आईआईटी खड़गपुर की जो रिपोर्ट आई, उस आईआईटी खड़गपुर के रिपोर्ट, अध्ययन दल के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9 वर्ष जैसा माना गया है, 900 वर्ष, 900 वर्ष तक ये लगभग माना गया है कि इस सभ्यता के लोगों के यहाँ बारिश नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ, यह सभ्यता अपने पतन के गाल में चली गई। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्ष की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। आईआईटी खड़गपुर की टीम ने लेह लद्दाख में तशो मोरिरी झील में 5000 वर्ष के मानसून परिवर्तनशीलता का मानचित्रण किया है। अब देखिए यहां पर ये माना जाता है कि इस सभ्यता के पतन का एक कारण यहाँ पे सूखा, यहाँ पर कहीं न कहीं आईआईटी खड़गपुर सूखा को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन याद ये रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बाढ़ को ही माना जाता है। हाई रेनफॉल की वजह से बाढ़ आई, जिनके कारण यह सभ्यता विलुप्त हुई थी। ये भी एक तथ्य है
इसको याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगरी संस्कृति। तो देखिए नगरी संस्कृति सबसे पहले आ गई, ये फर्स्ट पोजीशन पे होगी। क्यों होगी भाई, हड़प्पा सभ्यता नगरी संस्कृति के तौर पर। इसके बाद हम देखें, अगर हम लोग को दूसरे स्थान पे हमें क्या मिलता है, तो हम देखें तो यहां पर आहत मुद्राएं, यहां पर देखें 4 के बाद लोहे का प्रयोग। ठीक है, आहत मुद्रा है, लोहे का प्रयोग हम लोग वैदिक काल में, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग। 600 बीसी में 600 बीसी में आप आकर देखते हैं आहत चांदी के आहत मुद्राओं का प्रयोग शुरू हो जाता है। और गोल्ड क्वाइन की बात करें, सोने के सिक्के, तो सोने के प्रॉपर सिक्के हम लोग को कब दिखाई देता है, पोस्ट गुप्ता में। पोस्ट गुप्ता नहीं बल्कि पोस्ट मौर्य। यहां पर हम लोग कहें पोस्ट गुप्ता नहीं, पोस्ट मौर्य पीरियड में हम लोग को प्रॉपर गोल्ड क्वाइन दिखाई देते हैं, जो इंडो ग्रीक रूलर्स जारी करते हैं। तो यानी कि ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ पोजीशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हो गया 4 3 2 1, 4 3, हाँ ये थर्ड पे आ गया ना, हाँ 1 और सॉरी यहाँ पे सोने के सिक्के 4 3 2 1, ये डी आपका करेक्ट जवाब होगा। 4 3 2 1 आपका करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, यही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे देख लीजिए डी सही कालानुक्रम। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। यह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर नियोजन की यह प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा आदि में देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जबकि लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है और इस काल में ही लोहे के हल का प्रयोग प्रारंभ हुआ। भारत में प्राचीन सिक्के को आहत मुद्रा के रूप में जाना जाता है और आहत मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जैसा कि मैंने बताया, अस्तित्व में आए। भारत में सोने सिक्कों को सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को दिया जाता है। हालांकि सोने के सिक्कों की संख्या में वृद्धि कुषाणों के शासनकाल में देखने को मिलती है। याद रखेंगे सिक्कों से रिलेटेड जो कुषाण है ना, कुषाणों के समय सबसे शुद्ध गोल्ड क्वाइन जारी किए थे, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसको मिलेंगे प्राचीन इतिहास में, तो कुषाण को मिलेंगे। सबसे अधिक कॉपर क्वाइन, यहां पर सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसके मिलेंगे, तो ये भी याद रखेंगे सबसे अधिक तांबे के सिक्के आपको कुषाणों के टाइम ही मिलेंगे और सबसे प्योर गोल्ड क्वाइन भी कुषाणों के टाइम मिलेगा, बिल्कुल याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की जाए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनीकोंडा, पैठन, यहां पर आपको मैच कराना है। तो हड़प्पा सभी लोग को पता है किस नदी के किनारे भाई, रावी नदी के, यानी ए के नीचे 2। तो यहां पर देखो तो एक ही से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे भाई, हस्तिनापुर आपका यहां पे पड़ेगा गंगा नदी के साइड पे पड़ता है। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा पड़ता है कहां पे, तो ये नागार्जुनी कोंडा पड़ता है आपका कर्नाटका में, जो आपके कृष्णा नदी के किनारे, और प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आपके स्थल है, बिल्कुल यहाँ पर मैच करें। अगर हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का सेक्शन पड़ता है, ठीक है, तो अगर मैच करें तो यहाँ पे 2 3 4 1 यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सुमेलित यहाँ पर बी सही है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित एक प्रमुख सैंधवकालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा सभ्यता है।
ठीक है। यह पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। रावी नदी ये पश्चिमोत्तर भारत में पूर्वोत्तर बहने वाली नदी, इसका वैदिक नाम परुष्णी नदी है। इरावदी, इरावती नहीं, परुष्णी ही बस याद रखेंगे। हस्तिनापुर शहर पवित्र नदी गंगा के किनारे से, यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। एक ऐतिहासिक पौराणिक शहर है। नागार्जुनी कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक नगर है। यह नगर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 100 मील दक्षिण पूर्व की ओर नालकोंडा गोंडा जिले में अवस्थित है। प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के किनारे इसकी अवस्थिति भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहां पर याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को कि यहां पर आपके लिए क्या किया गया है। यहां पर स्पेशली अरिहंत पब्लिकेशन ने आपके लिए स्पेशली पीसीएस, आईएएस, सारे स्टेट पीसीएस और आईएएस के इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कलेक्ट कर विथ एक्सप्लेनेशन आपको एक सीरीज जारी किया है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन आपके पॉलिटिकल साइंस या कह लें कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी और साथ साथ में जनरल साइंस, ये सारा बिल्कुल एरर फ्री और काफी अच्छे से ये बुक आपके एक्सप्लेन करके लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे पहुंचते हैं, आर्यन सिविलाइजेशन। अब थोड़ा सा आर्यन सिविलाइजेशन पे देखें। आर्यों का आगमन एवं ऋग्वैदिक का थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लूं मैं आप लोगों से। आर्यंस की बात करें, आर्य कौन थे, कहां से आए, कैसे आए, क्यों माइग्रेट करके आए, इसके पीछे तमाम तथ्य मिलते हैं। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द ये एक भाषा समूह का सूचक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, स्वतंत्र। ये आर्य एक भाषाई समूह का सूचक है, न कि किसी जाति का। तो आर्य याद रखिएगा, किसी जाति शब्द का सूचक नहीं है। आर्य माना जाता है मिडिल एशिया से चलकर कहां पर भारत की ओर आए, जैसा कि मैक्स मूलर कहता है। मैक्स मूलर का मानना है कि मध्य एशिया में ईरान के आसपास क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो आर्यंस थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो था एनिमल हस्बेंड्री। तो अपने पशुओं के चारागाह की तलाश में क्या करते हैं, वहां से मिडिल एशिया से माइग्रेट करते हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़कर सप्त सिंधु प्रदेश में अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये तो एक मतलब सर्वमान्य मत है आर्यों का। इसके अलावा तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर आर्यों के निवास स्थान को अलग अलग क्षेत्र बताया है। जैसे पंडित गंगानाथ झा ये मानते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। जैसे बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास में लिखते हैं कि आर्कटिक प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत प्रदेश था। तो हर इतिहासकार का अपना मत और अपना तर्क है, लेकिन यहां पर मैक्स मूलर का मत सर्वाधिक मान्य है, यहां पर याद रखेंगे। जैसे आर्यों का आगमन एवं विद्वानों के मत, जैसे यहाँ पे एच.डी. कल्ला के अनुसार कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा, सप्त सिंधु प्रदेश अविनाश चंद्र दास, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, देविका प्रदेश डी.एस. त्रिवेदी, यहां पर याद रखेंगे। विस्तार में देखें अगर यहां पर, तो विस्तार पश्चिमोत्तर भारत, ब्रह्मावर्त, सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का हिस्सा, महर्षि देश आर्यावर्त, गंगा और यमुना दोआब का हिस्सा क्या करता था, महर्षि देश। सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। अफगानिस्तान की नदियां क्रुमु, कुंभा, गोमती, सुबास्तु, पंजाब की नदियां सतलज, ब्यास, रावी इत्यादि का उल्लेख। समाज 4 वर्णों में पुरुष सूक्त में उल्लेख आया है। स्त्रियों की स्थिति अच्छी, विधवा विवाह को स्वीकृति। गोत्र शब्द का उल्लेख, बहुपत्नी प्रथा का निषेध। हालांकि बहुपत्नी प्रथा के भी एविडेंस हम लोग को इस टाइम में मिलते हैं।
अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। यौ का उत्पादन, यौ वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि क्वाइन सिस्टम नहीं दिखाई देता है। पशुपालन में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय इत्यादि को पालतू बनाते थे। वस्त्र उद्योग से परिचित थे। वाणिज्य व्यापार पर चर्चा की गई है ऋग्वेद में। राजनीतिक प्रणाली कैसी थी? कबीलाई जीवन था। सभा, समिति, विदत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी। दशराज्य युद्ध की चर्चा की गई, जो परफई यानी रावी नदी के तट पे लड़ा गया। पंचजन कबीले का ऋग्वेद में उल्लेख है। स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था। आर्यों का आगमन से रिलेटेड अगर यहां पर हम लोग बात करें, ठीक है, मध्य एशिया से किसने किया है? मैक्स मूलर, सर्वमान्य, यहां पर याद रखेंगे सर्वमान्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरी ध्रुव किसने माना है? तिलक ने। दयानंद सरस्वती कहा मानते हैं? तिब्बत। जर्मनी कहा कौन मानता है? हर्ट और टेंका ने माना है। हंगरी पी गाइल्स ने माना है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो कबीलाई राजनीतिक प्रणाली, सभा, समिति, तबीबत की उपस्थिति, दशराग युद्ध की चर्चा, परफी नदी के पंच कबीले का, यहाँ पे स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार, राजस्व अधिकरण करने वाला भागदूत, उपासना की विधि, प्रार्थना तथा यज्ञ, उपासना का उद्देश्य लौकिक बहुदेववादी, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता एवं युद्ध का देवता, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर, इसे पुरंदर के नाम से भी संबोधित किया गया है। वरुण ऋतु का संरक्षक और पूषण चरवाहों का देवता, ठीक है। यहाँ पे पूषण, यहाँ पे याद रखिएगा ये पूषण होगा। पूषण, पूषण क्या थे? चरवाहों के देवता थे। बृहस्पति देवताओं का पुरोहित। महिलाओं द्वारा वेद ऋचाओं की रचना, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अन्य नाम मतेत्मा और देवीतमा, या इसे नदीतमा भी कहा गया है, याद रखेंगे। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जातीय समूह को, या जन्म को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। यहाँ पे आर्य शब्द किस बात का सूचक है? अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया, बताइए आर्य शब्द किस बात का सूचक है यहां पर? तो ये आपका किसका आर्य शब्द, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अभिजात, कुलीन, स्वतंत्र, ये आर्य शब्द का यहां पर अर्थ। तो आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को, या श्रेष्ठ, अभिजात, स्वतंत्र, कुलीन इत्यादि को, ठीक है। तो यहां देखिए आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने के लिए वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, शिष्ट, सज्जन या नैतिक या महाकुल। सर्वप्रथम जर्मन संस्कृत विद मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। यह हिंद यूरोपीय भाषाओं से सबसे पुराना ग्रंथ है, या इसे क्या कहते हैं? भारोपीय। ये भी क्वेश्चन आया है, भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा भारतीय और यूरोपीय मिलाकर क्या बना है? संस्कृत बना है। संस्कृत को क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा कहते हैं। इसमें आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार? 36 बार ऋग्वेद में आया है। इराक से प्राप्त 1600 ईसा पूर्व के कष्टाइट तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व के मितन्य अभिलेख में आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है कि ईरान से आर्य भारत आए? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगुसकोई या जूनागढ़? सभी को पता है बोगुसकोई अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व का बोगुसकोई अभिलेख, ठीक है। कहां से मिला है? ईरान से मिला है, ठीक है। जो यह बताता है कि आर्य वहां से माइग्रेट करके आए थे। किस आधार पर? तो वहां पर जो बुगुस्कोई अभिलेख है इसमें कुछ वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। और यहाँ पे कबीलाओं के बीच क्या हुआ है? एक संधि दिखाई गई। उस संधि में इन देवताओं को साक्षी बनाया गया। इस आधार पर इतिहासकार मैक्स मूलर का मानना है कि आर्यों का मूल निवास क्षेत्र कहाँ था? तो मध्य एशिया, और वहीं से वो माइग्रेट करके भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर
आते हैं। एशिया माइनर में स्थित बोगुसकोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इस अभिलेख से यह पता चलता है कि आर्य ईरान होते हुए भारत आए थे। साथ ही इस अभिलेख में देवताओं को इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसकी समानता वैदिक देवताओं से की जाती है। इन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आर्यों का संबंध मध्य एशिया से था। इसी आधार पर मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि आर्य इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य जैसे प्रमुख देवताओं का तो उल्लेख है, लेकिन ऋग्वैदिक काल का दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। अग्नि का यहां पर उल्लेख नहीं है। यह एक विवाद का विषय जरूर बन जाता है, याद रखेंगे। बोगुसकोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है बोगुसकोई अभिलेख? यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। रॉन्ग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त है, ये बिल्कुल करेक्ट। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी, गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग। तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें। बोगुसकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें आप 14वीं शताब्दी का संधि पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य जैसे वैदिक देवताओं की चर्चा की गई है और इन्हें इस संधि का साक्षी बनाया गया है। बट याद रखेंगे इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं है। अग्नि का उल्लेख नहीं, जो क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल के दूसरे महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड के तौर पर इन्हें जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इसमें भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास कहा जाता है। जब इन्हें मांडले जेल भेजा गया था, जब पत्रकारिता के लिए जेल गया और इन्हें मांडले जेल भेजा गया, तो इन्होंने इसी मांडले जेल में क्या लिखा था? तो कहा जाता है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखते हैं, जिसमें आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को नहीं मानते हैं। ठीक है। एनी बेसेंट ने आर्यों से रिलेटेड कोई किताब नहीं लिखी, शंकराचार्य ने कोई किताब नहीं लिखी, विवेकानंद ने कोई किताब नहीं लिखी। हाँ, दयानंद सरस्वती होते तो उनका आप सत्यार्थ प्रकाश कह सकते थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। उन्होंने अपना यह विचार अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास या आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, होम ऑफ द वेदास में दिया है। बाल गंगाधर तिलक आर्यों के आदि देश को उत्तरी ध्रुव मानते हैं। नॉर्थ पोल से ये लोग आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। त्रयी नाम है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2010। त्रयी या इसी का एक नाम होता है वेदित्री भी कहा जाता है। वेदित्री या त्रयी नाम तीन वेदों का, धम्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, तीन मौसमों का। तो भाई तीन वेदों का त्रयी या वेदित्री, या एक नाम और दिया जाता है त्रिवेद। त्रिवेद जब इसमें चर्चा होगी तो याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद प्लस यजुर्वेद, यही तीन वेद मिलाकर त्रयी या त्रिवेद कहलाते हैं। याद रखेंगे अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अथर्ववेद को परवर्ती काल का वेद माना जाता है। त्रयी अथवा वेदित्री तीन वेदों का सम्मिलित नाम है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित किया जाता है। वेदत्रयी परंपरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। विश्व में शब्द प्रयोग की तीन शैलियां होती हैं, पद्य यानी कविता, गद्य तथा गान। इसी के आधार पर वेदों के मंत्रों को भी पद्य, गद्य एवं गान तीन भागों में बांटा गया है। जैसे वेद का पद्य भाग ऋग्वेद में है, वेद का गद्य भाग यजुर्वेद में है और वेद का गायन भाग सामवेद में रखा गया है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सभी लोग को पता है ऋग्वेद का स्पेशली तीसरा मंडल, इसके अलावा तीसरा मंडल के अलावा हम लोग को पता है 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आता है यहां से।
तो भाई यहाँ पे तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है, सभी को पता है। सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध है, युद्ध का उल्लेख आया है। नवा मंडल सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता। और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था का उल्लेख आया हुआ है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो सोम और इस पे पर नामकृत देवता का उल्लेख किससे है, ऋग्वेद का नवा मंडल आपका समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। नवे मंडल में कुल 114 सूक्त सोम पर समर्पित है। सोम को ही पवमान कहते हैं, क्योंकि यह मंडल सोम को ही समर्पित है, इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है। सोम एक प्रकार का क्या था, प्लांट हुआ करता था, जो हिमालय की एक चोटी मुजवंत पे पाया जाता था। ठीक है, सोम यज्ञ का भी मुजवंत चोटी पे पाया जाता था, और यहाँ पर सोम यज्ञ का भी संपादन किया जाता था। साथ साथ याद रखिएगा, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि सोम का पान देवता करते हैं, जबकि सुरा का पान राक्षस करते हैं। अब हमसे ये मत पूछिएगा कि सोम और सुरा में अंतर क्या है, क्योंकि मैं बताने में हो जाऊंगा असमर्थ। हालांकि दोनों की दोनों चीजें क्या है, नशीली है, लेकिन हो सकता है कि सुरा का जो बनाने का मेथड होगा वो अलग रहा होगा, और सोम का तो क्लियर है कि यह एक प्लांट से तैयार किया जाता था। वैदिक युग में बहु विवाह नहीं था, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। तो वैदिक युग से संबंधित कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो यहां पर भाई वैदिक युग में कहें तो बिल्कुल भाई, पत्नी को अगर सही की बात करें तो पत्नी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। परिवार में पिता के बाद किसकी भूमिका, तो कहा जाता है माता की भूमिका प्रमुख हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां पर देखें, अगर हम लोग बात करें, बहु विवाह नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई, लेकिन उच्च वर्गों में बहु विवाह प्रचलित था। बाल विवाह नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, नहीं, विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नियोग प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा प्रचलित थी। जब स्त्री का पति मर जाता था और उसे कोई संतान नहीं होती थी, तो वो पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से क्या करती थी, अपने रक्त संबंध में या अपने देवर या अपने रक्त संबंधों में क्या करती थी, शारीरिक संबंध स्थापित कर पुत्र प्राप्ति करती थी। वैदिक युग में पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। ऋग्वेद में पत्नी के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे जायदस्तम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पत्नी ही गृह है। सतपथ ब्राह्मण नामक उपनिषद में पत्नी को अर्धांगिनी कहकर संबोधित किया गया है, जो कि उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। वैदिक युग, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में पत्नी पति के साथ यज्ञ में बैठती थी। अनेक ऋषियों की पत्नी शिक्षित थी, उन्होंने कई मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वशरा जैसी महिलाओं के नाम आते हैं। आगे चलकर गार्गी का नाम आएगा। ठीक है, तो ऐसी लोपा मुद्रा इत्यादि आपकी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे महाभारत और रामायण के दौरान, रामायण में जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब राम यज्ञ करने जाते हैं तो क्या होता है कि यज्ञ करने जब वो अयोध्या लौट के आते हैं और जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ के समय जब वो यज्ञ करने जाते हैं तो पुरोहित मना कर देते हैं, कहते हैं आप यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, अर्धांगिनी आपकी आपकी आधा अंग, अर्धांगिनी कहा गया ना, मतलब पुरुष का आधा अंग मान लिया गया पत्नी को। तो आपकी जब तक अर्धांगिनी नहीं होगी तब तक आप इस पूजन का, इस अश्वमेध यज्ञ का संपादन नहीं कर सकते। तो कहा जाता है, तब क्योंकि सीता थी नहीं, तब क्या किया गया, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई और सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनाकर, ठीक है, फिर उसे पवित्र करके क्या किया, राम के बगल में बिठाया गया, तब अश्वमेध यज्ञ का संपादन हुआ था। इसी तरह का एक वाक्यांश मिलता है कि जब रामायण के दौरान राम आपके कहां पे, श्रीलंका पहुंचे, और जब हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में पहुंचते हैं और वहां पे जब समुद्र के किनारे
अब पुल बनकर तैयार हो गया था, और जब पुल पार करके अब रावण के यहाँ युद्ध करने जाने थे, तो वहां पर भी राम ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल में था कि जब वो युद्ध पे जाते थे तो उसके पहले यज्ञ का संपादन करते थे। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए पहले यज्ञ का संपादन किया जाता था। और ऐसा किंवदंती के तौर पर मिलता है कि उस यज्ञ के पुरोहित कोई और नहीं, उस यज्ञ का पुरोहित स्वयं रावण बना था। लेकिन रावण ने भी यज्ञ कराने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि कहा था कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। किसी दिन मौका मिलेगा तो पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आप लोग को। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है? अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। तो न मारने योग्य इसमें गाय, काऊ। गाय को ऋग्वेद काल में अघन्या कहा गया है, ऋग्वेद में अघन्या। आप देखोगे तो वैदिक काल में मैक्सिमम नाम आपके गाय से जुड़े हुए ही मिलेंगे। जैसे गोत्र, गौशाला से क्या बना है? गोत्र निकला है। गोत्र प्रथा गौशाला से निकला है। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग, यानी गायों से दूध निकालने का काम पुत्रियां करती थी, दुहिता। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग, यानी गायों की अन्वेषणा, गायों के लिए किया जाने वाला युद्ध। तो गाय काफी इंपॉर्टेंट होती थी, इसे अघन्या कहा गया है, न मारने योग्य। ठीक है। अतिथि के लिए गोहंता शब्द का प्रयोग, यानी जिसके आने से गाय का, यानी गाय का लॉस हो। कई सारे लोगों ने कहा कि नहीं गाय मार कर खाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। गोहंता, जिसके आने से लॉस हो, गाय का लॉस। गाय का लॉस का मतलब ये थोड़ा हुआ कि गाय का मीट बनाकर खिलाओगे, नहीं। यहां पर मतलब ये है कि गाय का लॉस, लॉस यानी सिर्फ मुद्रा थी नहीं, गाय ही मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय आधारित था। तो अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट था। तो आपने क्या किया? गाय को साहूकार को दिया, दुकानदार को दिया, और उससे अपने अतिथि के स्वागत के लिए सामान लेकर आए। तो जब अतिथि आएगा तो क्या होगा? गाय का लॉस होगा, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? गोहंता। इवनिंग टाइम के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग किया, जो गाय से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो ये गाय काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। इसके दूध का प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता था। इसका दूध पीकर लोग युद्ध किया करते थे। आरंभ में यह आदान प्रदान एवं विनिमय का माध्यम थी। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वो इतना समृद्ध माना जाता था। आगे देखते हैं कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कैसा अधिकारी था? जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। भागदूत, यहां पर आपको बताना है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन होता था, इसकी भूमिका क्या होती थी। अगर यहां पर बात करें तो भागदूत तो कहा जाता है कि राजस्व संग्रहण से संबंधित यह अधिकारी हुआ करता था। हालांकि टैक्सेशन जो था वो व्यवस्थित नहीं था। जो टैक्सेशन सिस्टम था ना, टैक्स स्वेच्छा पर आधारित था, स्वेच्छा पर आधारित बाध्यता नहीं थी। लेकिन इसे कलेक्ट करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? यहां पर कहा जाता है कि यह राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी आपके भागदूत के नाम से जाना जाता था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। यह उत्पादन के शाही हिस्से का संग्रह करता था। वैदिक काल में ब्याज देने वाले व्यक्ति को बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। बेकनाट शब्द का प्रयोग आया है ऋग्वेद में सूदखोर के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी ही बनाता है। ठीक है। तो यहां पर ई वाला आप लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि माना जाता है 1000 बीसी से लेकर 900 बीसी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। मैंने पहले भी बताया उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट,
एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से इसके एविडेंस मिले हैं। कोई भी विकल्प सही नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में लोहे का प्रयोग का ज्ञान धीरे धीरे फैलना या उत्पन्न होने से यह युग अलग अलग समय पर शुरू हुआ माना जाता है, परंतु अनातोलिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में यह 1300 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ, जबकि तमिलनाडु में उत्खनन कार्य की कार्बन डेटिंग से प्रमाणित होता है कि भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 4200 ईसा पूर्व में हुआ था। ये अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, गोत्र, कोश। अब देखिए, अभी मैंने बताया कुल यानी परिवार, वंश एक ही परिवार के कई पीढ़ियों के लोग और उन्हीं से बन गया गोत्र। कोश इसमें यानी धन है, इससे संबंधित नहीं है। गोत्र प्रथा कैसे बनी? ऋषियों के नाम पे गोत्रों के नाम। गोत्र प्रथा बनी कैसे, इसके बारे में अगर चर्चा करें हम लोग, तो जैसे एक ही ऋषि के सभी फैमिली मेंबर एक जगह रहने लगे, सबकी गायें एक जगह बांधी जाने लगी, तो उसी से बना गौशाला और उसी गौशाला से बन गया गोत्र। इसीलिए जो जातियां गोत्र सिस्टम को मानती हैं वो सगोत्री शादियां नहीं करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि गोत्र में क्या है? रक्त संबंध है। इसके पीछे भी बड़ा साइंटिफिक कारण है। साइंटिफिक कारण कैसे है? अगर आप देखेंगे सगोत्र शादियां, कभी भी आपने देखा होगा कि एक किस्म का आप बीज उगाइए, उसकी जो वैरायटी निकल कर आए, और एक होगा हाइब्रिड, उसकी जो वैरायटी निकल कर आएगी, दोनों में अंतर होगा। तो प्राचीन मनुष्यों ने सगोत्री शादियां इसीलिए रोक दी। उनको इसके पीछे साइंटिफिक कारण था, क्योंकि वो जानते थे कि आईक्यू लेवल का विकास नहीं होगा उतनी तेजी से अगर सगोत्री शादियां हो गई। तो एक ही जेनेटिक चेंज रहेगा, एक ही चेन रहेगा जेनेटिक। लेकिन अगर हम सगोत्री शादियां ना करके बाहरी गोत्र में शादी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिशन होगा। और जब हाइब्रिशन होगा तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी? हाइब्रिड होगी, और हाइब्रिड होगी तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइब्रिशन में कभी भी चीजें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। दो चीजें आपस में मिलकर एक तीसरी चीज को जन्म देती हैं, जो दोनों के गुण को लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कोश शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऋग्वेद में कुल, वंश, गोत्र शब्द का प्रयोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है। समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार होती थी, जो कुल पर आधारित थी। समाज में वंश परंपरा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक सामाजिक संगठन का आधार गोत्र जन्म मूलक शब्द था। गोत्र को 2 अर्थों से जोड़ते थे, एक रंग के साथ, दूसरा व्यवसाय चयन के साथ। ऋषियों के नाम पर गोत्र पड़ा था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम 1999 क्वेश्चन। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? कुंभा नदी। अगर कुंभा नदी की बात करें तो क्रुमु, कुंभा, सुवास्तु, ये गोमल, ये सब कहां की? अफगानिस्तान की नदियां हैं। कहां की? अफगानिस्तान की, जिनका ऋग्वेद में चर्चा आया है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। वर्तमान में इसे काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में बहने वाली अन्य वैदिक कालीन नदियों में जैसे क्रुमु, गोमल और सुवास्तु का नाम भी आता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? अछूत की भावना कब होती है यहां पर प्रारंभ? तो यहां पर देखें, ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि अछूत वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अस्पृश्यता, यहां पर अछूत का मतलब है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। शूद्र अलग है और अछूत अलग है, तो यहां पे याद रखेंगे धर्मशास्त्रों के टाइम पीरियड में अछूत की अवधारणा प्रारंभ होती है।
धर्मशास्त्र में के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदृढ़ हुई। धर्मशास्त्रों में सूत्र तथा स्मृतियां शामिल है। धर्मशास्त्रों की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की जाने लगी थी। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई। अब वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कम के बजाय कर्म के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, शुरू से ही नहीं होता था, परंतु अछूत की अवधारणा पूर्ण रूप से सूत्र काल में स्थापित हुई। पाणिनि ने शूद्र वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया, निर्वसित और अनिर्वसित। निर्वसित शूद्रों को अस्पृश्य माना गया है। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें जो आपके पाणिनि ने शूद्रों को जो 2 विभागों में विभाजित किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। तो निर्वासित तो वो होते थे जो गांव के एक निश्चित सीमा से बाहर रहते थे, वो निर्वासित कहलाते थे। और कुछ होते थे जो गांवों से तो बाहर होते थे लेकिन गांव की निश्चित सीमा से बाहर नहीं, उसके अंदर होते थे, वो अनिर्वासित शूद्र कहलाते थे। सॉरी। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक काल का पूछा जाएगा तो सीधा सा जवाब होगा इंद्र। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था, जिस पर हम लोग को सभी को पता है ऋग्वेद में इस पर कितने 250 सूक्त मिले। कितने भाई? 250 सूक्त इस पर मिलते हैं। और इसे क्या कहा गया? पुरंदर। इसे पुरंदर कहकर भी संबोधित किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता एवं बादल के देवता थे जो वर्षा करते थे। इंद्र को पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। इंद्र ने दशराग युद्ध में सुदास की मदद की, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या फिर व्यापार। तो यहां पर देखें प्राचीन काल में और आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन। तो देखो अगर आर्यों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो आर्य क्या करते थे? आर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आखेट से भी परिचित थे, ट्रेड एंड कॉमर्स भी करते थे, शिल्पकर्म भी था इनका, पशुपालन भी था, लेकिन कृषि, यहाँ पर कृषि मेन ऑक्यूपेशन। अगर चूंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, अगर ये डिफाइन कर दिया होता ना उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, तब तो यहाँ पे सोचना पड़ता, लेकिन पूरा होल पूछा है एग्रीकल्चर। क्योंकि देखो ऋग वैदिक काल में कृषि होती थी लेकिन प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन होता था लेकिन प्रमुख व्यवसाय कृषि। तो कृषि दोनों अवस्था में मिल रही है और यहाँ पर कृषि हम लोग को मिल रहा है, तो कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। भाई जीविका चलाने का, जीविका कैसे चलेगी आपकी? जीविका तो भोजन से ही चलेगी। साथ ही में पशुपालन भी क्या करते थे? ऋग्वैदिक काल के दौरान यह निर्धारित नहीं था कि कृषि कार्य केवल वैश्य वर्ग ही करेगा, बल्कि सभी वर्ग अपने निर्वाह कृषि कार्य में संलग्न थे। इनके द्वारा चावल, गन्ना, यौ, मूंग, बाजरा इत्यादि की खेती की जाती थी। ठीक है, जैसे यहां पर इन चीजों को याद, जैसे चावल के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द? व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। गेहूं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? गोधूम शब्द का प्रयोग। गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां पर याद रखेंगे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था बोगुस्कोई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ठीक है, एशिया माइनर या मिडिल एशिया से प्राप्त हुआ है, जिसमें 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन बोगुस्कोई से प्राप्त हुआ है। इस एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त है। इसकी खोज 1907 में वीकलर महोदय ने किया था, ये इंपॉर्टेंट होगा। तिलाक्षर लिपि में एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 4 वैदिक इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्ति का उल्लेख आया है, बिल्कुल याद रखेंगे।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकतंत्रात्मक प्रणाली कौन सी थी, ये बताना है आप लोग को। तो वैदिक युग में अगर यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग बाई देखो, जब इस चीज को मेंस में लिखेंगे तो वहां पर फिर अपना कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, लेकिन जब प्रीलिम में चीजें पूछी जाएंगी तो यहाँ पर प्रीलिम में आपको तर्क नहीं देना, बल्कि सो बेटर जो आंसर है उसे दे देना है। वंश परंपरा पे आधारित राजतंत्र चलता था, पूरे वैदिक काल की बात करोगे तो, ठीक है। क्योंकि कबीले के मुखिया के बाद क्या होता था, उसका लड़का, उस कबीले का मुखिया, फिर उसका लड़का, तो वंश परंपरा पे वही चलकर आगे क्या हुआ, राजतंत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिए। वैदिक युग में वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक युग में राजा का पद जो था वंशानुगत हो चुका था, किंतु राजन के हाथ में सभी अधिकार सीमित नहीं थे, टोटल वो स्वच्छाचारी नहीं था, उसे कबीलाई संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। राजन पर नियंत्रण करने के लिए सभा, समिति, विदथ जैसी संस्थाएं होती थी। समिति का कार्य राजन को नियुक्त करना, पद से हटाना और उस पर नियंत्रण रखना तथा प्रजा के हितों की रक्षा के संदर्भ में राजन को आवश्यक दिशा निर्देश देना होता था। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। वैदिक काल में हम लोग को कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देते हैं, जैसे इन ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम लोग करें तो जैसे सभा हम लोग को दिखाई देता है, सभा, समिति, विदथ, गण, पुंग, ये क्या थी, ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं राजा पर या प्रशासन में नियंत्रण स्थापित करने और प्रशासन को व्यवस्थित चलाने के लिए इन संस्थाओं का प्रयोग किया। इसमें विदथ आर्यों की सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सबसे प्राचीन संस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये सभी समाप्त हो गए, केवल सभा और समिति का ही अस्तित्व बना रहा, बिल्कुल याद रखेंगे। अब पूछा गया इसमें ये क्या था, वैदिक युगीन जो सभा होती थी ये क्या होती थी, तो ये जस्ट लाइक राजा की मंत्रिपरिषद थी, यानी राजा को यहाँ पर सलाह देने का कार्य किया करती थी, बिल्कुल याद रखेंगे। वैदिक युगीन सभा एक मंत्रिपरिषद थी जो राजा को परामर्श देने वाली सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं थी, इसमें से श्रेष्ठ एवं संभ्रांत व्यक्तियों की ही भाग लेते थे। देखिए, सभा और समिति की बात करते हैं। सभा जस्ट लाइक वर्तमान की राज्यसभा जैसे कर ले, राज्यसभा वरिष्ठ लोगों की, और समिति जस्ट लाइक आप कह लें लोकसभा, जिसमें आमजन पार्टिसिपेट करता है, वह है लोकसभा। ऐसे इसका निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल याद रखेंगे। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, क्या कहलाती थी? ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी? सभा, समिति, विदथ, ये सभी, यानी किसमें आपके न्यायिक कार्य किए जाते थे ये बताना है, यानी न्याय निर्णय का काम, तो याद रखेंगे सभा में न्याय निर्णय का काम किया जाता था। विदथ में महिलाएं भी भाग लेती थी, महिला और पुरुष किसमें, ये क्वेश्चन आया है, महिलाएं किसमें, विदथ में पार्टिसिपेट किया करती थी। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वह सभा कहलाती थी। सभा उच्च सदन थी जिसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते थे, यह न्यायालय के भांति कार्य करती थी, इसमें पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। समिति निम्न सदन थी जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेते थे, यह महत्वपूर्ण जन की एक केंद्रीय समिति थी। विदथ विद्वानों की परिषद थी, यह धार्मिक एवं दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श हुआ करता था, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, मैंने बताया। निम्नलिखित में से वह कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? देखिए, ऋग्वेद में कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख आया है,
जैसे अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, तो यहां पर याद रखेंगे लोपा मुद्रा। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में यहाँ पे ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ मंत्रों की रचना में पार्टिसिपेट किया, लोपामुद्रा। गार्गी का नाम नहीं, गार्गी थोड़ा बाद में आएंगी, याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी हुआ करती थी। सावित्री, लीलावती, लीलावती क्या है? लीलावती एक मैथमेटिक्स पे लिखी गई किताब है, सावित्री। ठीक है, सावित्री भी ये अपने सतीत्व के लिए जानी जाती हैं, याद रखिएगा। लोपामुद्रा वह प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वसरा जैसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि भी कहा जाता है। गार्गी वैदिक कालीनी विदुषी स्त्री थी, परंतु इसने वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की है। जबकि सावित्री, सवितुर देवी की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, तथा लीलावती गुप्तकालीनी विदुषी स्त्री थी, जिनके नाम पर एक मैथमेटिक्स बुक भी लिखी गई। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो यहां पर याद रखेंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यह आर्यों की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र, सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, यहाँ की आर्यों की सबसे पवित्र नदी, मेन होली रिवर कौन सी थी भाई? तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर सबसे पवित्र नदी के तौर पर नाम किसका आता है? सरस्वती नदी का आता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु की बात करें तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे वो इंडस थी, याद रखिएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा या नदियों की माता भी इसे कहा गया है। वर्तमान घग्घर की पहचान वैदिक कालीन सरस्वती नदी से की जाती है। यह नदी राजस्थान एवं हरियाणा के क्षेत्रों में प्रवाहित होती थी, हिमाचल प्रदेश के रास्ते निकलती थी। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता था और वर्तमान हरियाणा, राजस्थान होते हुए यह नदी बहा करती थी। अभी ये क्या है? विलुप्त हो चुकी है यह नदी, याद रखेंगे। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी के साथ की जाती है? अस्किनी। तो यहां पे देखिए कुछ नदियों के नाम, जैसे ब्यास का नाम क्या मिलता है ऋग्वेद में? विपाशा। रावी का नाम क्या मिलता है? परुषणी। इसका नाम क्या मिलता है? परुषणी। झेलम का क्या नाम मिलता है? यहां पर झेलम वितस्ता, वितस्ता मिलता है। और चेनाब का नाम मिलता है अस्किनी, अस्किनी इसका नाम मिलता है। यानी चेनाब आपका बिल्कुल यहां पर वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम बता दिया आपको। वैदिक कालीन नदी अस्किनी की पहचान किससे की जाती है? चेनाब नदी से की जाती है। जबकि विपाशा नदी की पहचान व्यास नदी से, परुष्णी नदी की रावी नदी से और वितस्ता की पहचान झेलम से की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुष्णी? यहाँ पे परुष्णी यानी आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का यह युद्ध लड़ा गया था। 10 राजा, जिसको हम लोग 10 राज्य युद्ध कहते हैं, इसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, यहां पर याद रखेंगे। साथ साथ याद रखिएगा एक और 20 राजाओं का युद्ध, 20 राजाओं का युद्ध, राजाओं का युद्ध अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये प्रथम मंडल में है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इसका उल्लेख आया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 20 राजाओं का युद्ध, ये 10 राज्य युद्ध है। किसमें आया है? 7वां मंडल, 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख आया है। जो 2 लोगों के, भरत जन के, कौन थे? सुदास, भरत कुल के सुदास और 10 अनार्य राजाओं के मध्य लड़ा गया। सुदास के ऋषि कौन थे? वशिष्ठ, और इनके ऋषि हुआ करते थे विश्वामित्र। विश्वामित्र इनके ऋषि हुआ करते, सुदास जीतते हैं।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परशुनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद के अनुसार यह युद्ध भरत वंश के सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच लड़ा गया, इसलिए इस युद्ध को दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दोनों ओर से आर्य तथा अनार्य सम्मिलित हुए। ये 10 राजा कौन थे? अनु, द्रुहु, पुरु, यदु, तुर्वस, पक्य, भलान, शिवी या शिव कहा जाता है, अलिन और विषाणी थे। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए, जीते राजा सुदास। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करना और 7वें मंडल में इसका वर्णन याद रखेंगे। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में है वो सबसे वर्णित, सबसे अधिक बार वर्णन किस नदी का आया है ये बताना है। तो आरंभिक वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे कि इसमें नदियों में आपका सबसे वर्णित नदी क्या हो जाएगी? इंडस। मैंने कहा ना, इसीलिए ये महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, महत्वपूर्ण। सबसे अधिक बार वर्णन किसका आया है? सिंधु नदी का आया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सरस्वती दूसरे स्थान पर, लेकिन यह एक होली रिवर के तौर पर, क्योंकि इसे क्या कहा गया है? नदीतमा कहा गया है, नदीतमा यानी नदियों की माता। लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर के तौर पर इंडस का सबसे अधिक बार उल्लेख है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सिंधु नदी का उल्लेख अनेक बार मिलता है। सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता है, जबकि सतलज सतुद्री कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वादश नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है, इसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार आया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगला, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वस या किकट, जो पंचजन में शामिल नहीं था। पंचजन, पंचजन में कौन इसमें से शामिल नहीं था? तो याद रखेंगे किकट इसमें शामिल नहीं होगा। पुरु, तो यदु, तुर्वस ये सब शामिल होंगे, किकट शामिल नहीं होगा। किकट जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक कबीलों का उल्लेख मिलता है जहां भिन्न भिन्न कबीले कुल भिन्न भिन्न जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनु, पुरु, तुर्वस, यदु, द्रहु नामक 5 कबीलों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें पंचजन भी कहा जाता था। तो पंचजन में कौन आता था? अनु, पुरु, तुर्वस, यदु और द्रहु आते थे, क्रिकेट नहीं आते थे। चलिए, यहां पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहां पर आप लोग को सही चयन करना है। तो देख लेते हैं बच्चे, कुंभा, परुष्णी, सदीनारा, सुतुद्री। कुंभा, कुंभा यानी कौन सी नदी हो गई? काबुल हो गई। परुष्णी यानी कौन सी हो गई? रावी हो गई। सदीनारा यानी कि ये हो गई गंडक, और सुतुद्री हो गई सतलज। तो यहां पर मैच क्या हुआ? 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, यहां पर देखिए ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख आया है। किसमें? नदी सूक्त। तो याद रखेंगे 10वें मंडल में, 10वें मंडल में नदी सूक्त, नदी सूक्त का उल्लेख। इस नदी सूक्त में कितनी? तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे कुल 21 नदियों का उल्लेख आया है इस एक नदी सूक्त में। वैसे ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख आया है, लेकिन नदी सूक्त में कितनी? 21 नदियों का उल्लेख आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। कुंभा नदी आधुनिक नाम काबुल, परुष्णी, रावी, सदीनारा यानी कि गंडक, ठीक है, सुतुद्री यानी सतलज, इसके अलावा दृश्यदती यानी घग्घर, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, गोमती, गोमल, क्रुमु, कुर्रम, सुवास्तु, स्वात नदियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है आप लोग को।
ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो ऋग्वैदिक काल में क्या किया जाता था, ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिखाई देता है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, ये ऋग्वैदिक काल के लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लोग युद्ध कला से परिचित थे। तो यानी कि ये सर पर जो हेलमेट या शीर्षस्त्रण कहते थे या कवच पहनकर क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, ये सभी को पता है। ये लोग ज्यादा युद्ध प्रिय नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग युद्ध प्रिय नहीं हुआ करते थे, ये हम लोग को पता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट साक्ष्य नहीं मिलता है, क्लियर है। ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। तो यहां पर लोहा आने की वजह से ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से जानते थे, इस बात का साक्ष्य है कि घोड़े से परिचित थे, लेकिन इससे फैमिलियर नहीं थे, परिचित थे। जैसे राणा घुंटाई से घोड़े का दांत मिलना, लोथल से घोड़े की मृण मूर्तिका मिलना, ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिलना, ये इस बात के प्रमाण है। तो इस हिसाब से केवल स्टेटमेंट नंबर 1 आपका राइट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सी नहीं बल्कि ए कर लीजिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां ध्यान रखेंगे। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? सार्थवाह, सार्थवाह कौन होते थे? तो सार्थवाह आपके रिलेटेड थे किससे? व्यापार से। व्यापारिक समूह के मुखिया को सार्थवाह कहते थे। तो सार्थवाह यानी कि वैश्य जाति से यह संबंधित था। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था। यह वर्ण मुख्य रूप से कृषि कार्य एवं वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। यह व्यापारिक कर्मों का प्रधान था, जिसे सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, श्रेणी, कुल, निगम, ये सब व्यापारिक समूह है। वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? हालांकि पणि को लेकर थोड़ा सा विवाद है, कहीं कहीं इसे पशु चोर भी कहा गया है, कहीं कहीं पशु चरवाहे भी कहा गया है, और कहीं कहीं इसे व्यापारी के रूप में भी चित्रित किया गया है। लेकिन कमीशन ने इससे क्या माना है, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग कमीशन ने इसका आंसर माना है। जैसे यूपी में इसे एक बार पशु चोर के तौर पर मान्यता प्राप्त की गई है, तो यहाँ पर हरियाणा पीसीएस ने इसे व्यापार से रिलेटेड माना है। पणि कौन हुआ करते थे? व्यापारी हुआ करते थे, ऐसा माना है। वैदिक काल में पणि उन लोगों को कहा जाता था जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार की भूमिका सीमित थी। व्यापारियों के रूप में पणि की चर्चा मिलती है जो गैर आर्य समूह के थे, यानी जो पणि होते थे वो गैर आर्य थे। प्राचीन भारत में निशाका के रूप में जाने जाते थे। निशाका किसे कहते? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के, किसको निशाका कहा जाता था? वैदिक प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था, ये बताना है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए निशाका क्या होता था? एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण हुआ करता था। देखिए प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निशाका के रूप में जाना जाता था। बौद्ध जातक ग्रंथों में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, जिसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा कहा जाता था। दूसरे क्रम में निष्क और तीसरे क्रम में मशाका अथवा कर्ष कहा गया है।
एक निष्क बराबर 16 कर्ष के बराबर होता था। मशाका को मूल्य की दृष्टि से सबसे निकृष्ट मुद्रा माना जाता था, बिल्कुल याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण हुआ करता था? तो याद रखेंगे, ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। इसे गले का हार एक आभूषण के तौर पर निष्क को ऋग्वैदिक काल में माना गया, आगे चलकर यह क्वाइन के रूप में हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था, बाद में निष्क का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। यह इतना प्रचलित हुआ कि बाद में निष्क एक प्रकार की मुद्रा बन गई, जैसा कि मैंने पहले कहा। गाय किस काल में धन का महत्वपूर्ण स्वरूप थी? ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल का उत्तर काल, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल। तो भाई ऋग्वैदिक काल में गाय धन का महत्वपूर्ण रूप थी। इससे अधन्या, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज के लिए गाय शब्द। गाय ऋग्वैदिक काल में धन का महत्वपूर्ण, ऋग्वैदिक काल में पवित्र पशु गौ थी, जो संपत्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन थी। इसे अधन्या, न मारने योग्य कहा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड और देश निकाला जाने तक का भी प्रावधान है, बिल्कुल करेक्ट है। इस काल में गाय को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। संपत्ति की माप भी गाय की संख्या से की जाती थी। ऋग्वेद में प्रयुक्त गविष्ठी शब्द गाय की महत्ता को दर्शाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है हम लोग को। यहां पर जरा फटाफट आप लोग सुमेलित करें। ब्रीही, मुदंग, यव, इच्छु। तो यहां पर देखिए भाई, यव यानी सीधा सीधा, ब्रीही का अभी मैंने आप लोग को बताया चावल हो गया, ठीक है। और इच्छु किसके लिए? गन्ने के लिए। यव यानी जौ हो गया, ये सीधे सीधे ये जान जाइए, ठीक है। और मुदंग ये मूंग के लिए, और इच्छु किसके लिए? गन्ने के लिए प्रयोग हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो बना 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे देखिए डी बिल्कुल। इस काल में ब्रीही चावल को, मुदुंग मूंग को, यौ को जौ तथा इच्छु गन्ने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी। कैसा ऋग्वैदिक कालीन आपका दैविक स्वरूप कैसा था? तो यहां पर हम लोग जानते हैं सभी लोग बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था? बहुदेव, एक से अधिक देवता, तो बहुदेववादी। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य, ठीक है, पूषण, ठीक है, इन सब की पूजा की जाती थी। रुद्र, इन सब की पूजा। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवता किसी न किसी प्रकृति शक्ति के प्रतीक थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक शक्ति से प्रतीक थे। आज जैसे ऋग्वैदिक देवताओं को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता जैसे सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि का नाम। सरस्वती का नाम नहीं आता है, याद रखेंगे। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति पर आधारित, पूजा और यज्ञ पर आधारित, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहां पर मुझे लगता है प्रकृति पूजा यहां पर और यज्ञ के संपादन पर आधारित था, यहां पर याद रखेंगे। प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था क्योंकि यज्ञिक कर्मकांड तो होते थे, साथ साथ प्रकृति के चीजों को इन लोगों ने क्या किया? देवताओं से तादात्म्य में स्थापित कर लिया। और हवन, यज्ञ इत्यादि यहां पर होते थे, लेकिन ये क्या थे? बहुत ज्यादा जटिल नहीं थे। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की स्तुति के लिए प्रारंभ में मंत्रोच्चारण पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। बाद में यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया। प्रारंभ में यज्ञ सरल होते थे तथा बाद में यज्ञ कर्मकांड प्रधान हो गए। जैसे कि मैंने कहा, वैदिक कालीन यज्ञों तथा स्तुति का उद्देश्य लौकिक सुख सुविधा में विस्तार करना था। ऋग्वैदिक उपासना का उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, धौष या इंद्र? तो ऋग्वैदिक देवताओं का
पुरोहित किसे माना जाता था? ऋग्वैदिक कालीन जो देवता होते थे उनका पुरोहित किसे माना गया है, ये बताना है। तो याद रखेंगे, इनका पुरोहित किसको? बृहस्पति को इनका पुरोहित माना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं के वर्गीकरण में बृहस्पति को पृथ्वी का देवता माना जाता है। धौष आकाश का देवता था। इसे ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता माना गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता और युद्ध का देवता मानते हैं। अग्नि ऋग्वेद में दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि देवता को मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का देवता भी अग्नि को माना गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये देखिए, वासुकी। वासुकी का नाम याद रखिएगा। वासुकी नाग जब समुद्र मंथन किया गया था देवासुर संग्राम के दौरान, तो उसी समय वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत द्वारा क्या किया गया था? समुद्र को मथा गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्पों के राजा वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्रकृत नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम। यहाँ पे ऋत का अर्थ क्या है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रकृत नियम। प्रकृत नियम ही क्या कहलाते हैं? यहाँ पर ऋत का अर्थ होता है प्राकृत के जो नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृत नियम। ऋग्वेद में ऋत का मतलब वैदिक देवताओं की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था माना जाता है। ऋत का प्रारंभ सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही माना जाता है। ऋतु के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व व्यवस्था नियामक है, यानी विश्व की व्यवस्थाओं को नियमित करने का यह एक परंपरा है। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। कौन कौन से कथन सही है फटाफट बताएं यहाँ पर। ओ जय श्री कृष्णा है भाई। कोई आया है एक आदमी क्लास में, मैं आपके कमेंट, मुझे लगा शायद कोई क्लास में नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं देख रहा था, क्योंकि मैं कई दिनों से क्लास ले रहा हूं बट मुझे कोई मिल नहीं रहा था क्लास में। चलिए भाई, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है भाई, जय श्री कृष्ण। चलिए कोई तो आया क्लास में, बड़ी खुशी हुई। चलिए, तो 39 नंबर का क्या होगा बच्चे, याद रखेंगे यहाँ पर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। एक और दो दोनों कथन सही है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल करेक्ट है। और ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। वैदिक काल में धर्म व्यक्ति के दायित्व तथा स्वयं और दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म, जय श्री कृष्णा जी, कहां चले गए भाई, ठीक है, क्रियाकलापों को संचालित करता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण ऋतस्य गोपा भी इन्हें कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वरुण को कहा गया है। तो यहां पर याद रखेंगे। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो यहां पर भाई जरा फटाफट देख ले, तो यहाँ पे झंझावात पापियों को दंड, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और वर्षा के देवता के रूप में, इसमें से आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम 2017 का यह क्वेश्चन है। जरा बताएं इसमें सही जवाब क्या होगा। तो भाई देखिए, झंझावात के देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है और वर्षा के देवता के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त है। किसको? तो यहां पर याद रखेंगे इंद्र को। ठीक है, इंद्र को इन दो रूपों में मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर
यहां पर बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में कथन 1 और 4 सही है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया। इसमें इंद्र के 250 का वर्णन है। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता तथा वर्षा झंझावात के देवता थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। बहुत आसान प्रश्न है ये, आप सभी को मालूम है, राजगृह इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध नरेश उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई और उसे अपना कैपिटल बनाया गया। तो आज के सेशन को बच्चे यहीं पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन सेशन समाप्त करने के साथ आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर कि यहां पर बच्चे आपका जो अरिहंत क्लासेस है, इन्होंने स्पेशली आईएएस और स्टेट टीसीएस के लिए क्या किया है, ये भारतीय इतिहास की बुक लॉन्च की है, जो विथ एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ 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 कुछ टॉपिक्स भी इसमें दिए गए हैं। इनके साथ टॉपिक के साथ क्या किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है, जो लगभग एरर फ्री है पूरी तरह से। ठीक है, ये किताब, और ये केवल हिस्ट्री की ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, द इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साथ साथ में इंडियन इकोनॉमी और साथ साथ में आपका जनरल साइंस, इन सारे पे सीरीज निकाला हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट कलेक्शन किया गया है और इसी बुक के क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व करा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं। सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और प्रतिदिन यानी मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ जुड़िए। कितने बजे? शाम 4 बजे। और कुछ शानदार टॉपिक वाइज प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी